तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। 2 दिन बाद पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासतौर पर इनमें इनकम टैक्स में भी बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, बजट को लेकर के अब बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ बजट भाषण है जो आखिर समय तक उसमें बदलाव होता रहा, तो उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज़ पर रह सकता है वो है आपको ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप कई सारे ठोस कदम, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम वित्त मंत्री की तरफ से आप सुन सकते हैं। और उसमें भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है। खासतौर से रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट, ये 3 सेगमेंट पर विशेष जोर रहेगा जहां पे सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाती हुई आपको दिखेगी। दूसरा जो केंद्र बिंदु रह सकता है, जो हेडलाइन सब निकल के आ सकती है, वो आपको मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाले कई सारे कदमों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनमें से कुछ कदमों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखे। और उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। तो इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग तरीके पर विचार हुआ है। उनमें से हो सकता है किसी एक को अपनाया जाए और इनकम टैक्स में राहत यहाँ पे मिले। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर इनकम टैक्स से निकल के आ सकती है कि इनकम टैक्स के नियमों में एक तरीके से बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि उसके नियम को आसान बनाया जाए। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कॉर्पोरेट टैक्स में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कटौती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है, लेकिन बजट इस बार दिलचस्प रहने वाला है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें कि बजट में डीप टेक सेक्टर में फंडिंग और एआई में संभावित रिस्क से निपटने के लिए डीप टेक पॉलिसी के तहत ऐलान संभव है। पॉलिसी में स्टार्टअप्स को टैक्सेशन में राहत देने के साथ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। तो इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक बताएं, आपके पास बजट से जुड़ी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए इस बार बजट में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सरकार इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के तहत इनको सपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ई शॉप्स पर टैक्स इंसेंटिव और R&D पर भी छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जा सकता है ताकि जो एआई और डीप फेक जैसे जो संभावित खतरे हैं उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट बनाने पर जोर रहेगा ताकि इस पूरे सेक्टर को बिना किसी समस्या के एक तरह से पुश मिल सके और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत ये पूरा डीप टेक सेक्टर काम कर सके। और इसको इस बार बजट में बढ़ावा देने के लिए, इसमें इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और क्षेत्र जहां पर वित्त मंत्री का फोकस देखने को मिल सकता है वो ये कि किस तरह से बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जाए। वित्त मंत्री दालों, खाद्य तेलों और प्याज टमाटर की महंगाई को काबू करने के लिए पीएम आशा स्कीम के बजट में आवंटन में इजाफा कर सकती है। तो इस खबर पर जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, महंगाई को कम करने के लिए बजट में क्या बड़े ऐलान किए जा सकते हैं? किसानों को सपोर्ट करने और उपभोक्ता को राहत देने के लिए सरकार कई सारी स्कीम चला रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। सितंबर में सरकार ने इन सभी स्कीम्स को पीएम आशा के अंदर मर्ज कर दिया था। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार पीएम आशा के बजट के अंदर बंपर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कि दालों के जब सरकार सभी दालों का जो एमएसपी पर खरीदारी करेगी, इतना ही नहीं, जब दाल के दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो सरकार इसी फंड के जरिए उपभोक्ता को वो दालें की सप्लाई करेगी। टमाटर प्याज के अगर दाम बढ़ते हैं तो सरकार इसी फंड के जरिए उनके दाम कम करने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, अगर खाद्य तेलों के दाम जैसे सोयाबीन है उसके दाम जैसे नीचे चले गए थे तो सरकार ने इसी फंड के जरिए किसानों को राहत दी थी। तो इस फंड के अंदर एक बंपर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है जिससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि उपभोक्ता को भी सीधे फायदा पहुंचेगा और सरकार महंगाई के मोर्चे पर आसानी से कंट्रोल कर सकेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए।
तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। परसों बजट पेश होगा। ऐसे में इस बार बजट में किन बड़े नंबर्स पर नजर रहेगी, बता रहे हैं यतिन मोता। 5 बड़े आंकड़े हैं जिसपे नजर रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तो FY25 के जो 2 बड़े आंकड़े हैं जहां नजर रहेगी वो रहेगी फिस्कल डेफिसिट, जो वित्त मंत्री ने पिछले साल अनाउंस किए थे वो किस तरीके से रहेंगे। तो 4.9% के आसपास FY25 का रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट नंबर का अनुमान है और FY26 यानी आने वाले वित्त वर्ष में लगभग 4.4 से 4.5% के आसपास अनुमानित है कि ये वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ये भी एक बड़ा अजम्पशन होता है सरकारी आंकड़ों में, तो वो किस तरीके से रहेगा। तो लगभग FY25 में एक्सपेक्ट कीजिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी। मैं रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ। और 11 से 12% जो है FY26 का नॉमिनल जीडीपी रहने का अनुमान है। तो ब्रॉडली 10 से 12% के बीच की ये बड़ी रेंज आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। विनिवेश का आंकड़ा बाजार के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है। पिछले साल बाजार में वित्त मंत्री ने एक बड़ा डाइवेस्टमेंट टारगेट रखा था, लेकिन वो मीट शायद नहीं होगा। लेकिन FY26 के लिए रियलिस्टिक डाइवेस्टमेंट आंकड़ा जो बाजार देखेगा वो देखेगा लगभग 50,000 करोड़ बेस केस में और लगभग 60,000 करोड़ हायर साइड पे। तो 50 से 60,000 करोड़ के आसपास का आपको डाइवेस्टमेंट टारगेट आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बड़े बजट की फिगर्स की बात करें तो किस तरीके से केपेक्स फिक्स्ड है, लगभग 11.1 लाख करोड़ के आसपास FY25 का आपको जो एस्टिमेट दिया था वित्त मंत्री ने, उसमें से लगभग 10 लाख करोड़ तक का एक्सपेक्ट कीजिए केपेक्स पूरा हो जाएगा। और अगले साल की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकारी केपेक्स होने की अनुमान लगाई जा रही है, जो 10 से 11% का मॉडेस्ट हायर साइड पे आपको दिखेगा नंबर। और अगर हम बजट की बात करें तो FY25 में कौन से बड़े नंबर्स हैं जो नज़र रखनी चाहिए। कुल केपेक्स कितना होगा, कुल बजट का विस्तार कितना होगा। तो कुल बजट का विस्तार होगा लगभग 48 लाख करोड़ का। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो होगी लगभग 14 लाख करोड़ की और नेट मार्केट बोरोइंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 4.5% का जो जादुई आंकड़ा है FY26 फिस्कल डेफिसिट का, वो एक बाजार पे खास ध्यान रखने लायक आंकड़ा है। तो चलिए अब जानते हैं बजट से जुड़ी उम्मीदें और बात करते हैं कि जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है इस बार वित्त मंत्री से क्या उम्मीद कर रही है। इस इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आइए आपको दिखाते हैं। भारत का जो बजट है वो टेक्सटाइल पार्क जैसे बना हुआ है पूरे भारत भर के अंदर। वैसे ज्वेलरी पार्क की डिमांड ज्वेलर्स मित्रों की बहुत पुरानी मांग है। इस बजट में ज्वेलरी पार्क के लिए अगर प्रोविज़न अगर रहेगा तो मुझे लग रहा है कि एक तो रोजगार को पूरा कर सकेंगे और बहुत सारी उसमें कारीगर को जो है उसमें फ़ायदा है और इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है। आप क्या कहेंगे वित्त मंत्री से? IIBX जैसे गिफ्ट सिटी में बना है, ऐसे नए एक्सचेंज बनाने चाहिए और उससे क्या लोकल मार्केट में रेट्स के और गोल्ड का डिलीवरी का एकदम इजी रहे, ऐसा हम डिमांड करते हैं कि ऐसे नए पार्क्स बनाए और गिफ्ट सिटी में जैसे IIBX जैसे एक्सचेंज बनाए। कुछ और प्रतिक्रिया भी लेते हैं। आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्रालय से? मेरे को एक रिक्वेस्टमेंट है कि जो अभी लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, इनके जो इम्प्रूवमेंट देने के लिए जो अभी जो उसका टैक्स का रेज है काफ़ी कम कर दे, यानी कि 0% में करे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि उसके पे अभी जो भी लोग डिपेंडेंट है तो वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप क्या कहेंगे? पिछले बजट में जो इंपोर्ट ड्यूटी 15% से कम करके 6% करी है, मेरी गवर्नमेंट से वही गुजारिश है कि वो 6% की 6% ही रखे, उसमें कोई चेंजेस ना करे, क्योंकि इससे स्मगलिंग बहुत कम हुआ है। अभी जो गोल्ड के रेट जिस प्रकार से बढ़े हुए हैं उसमें इंटरनेशनल मार्केट के रेट के हिसाब से अपना रेट वही लेवल पे है। तो इससे क्या है कि लोकल इंडिया में परचेसिंग काफ़ी बढ़ी है, लोग बाहर से नहीं लेते, लोकल से ही चीज़ खरीदते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो ड्यूटी जो रखी हुई है वही रखे, उसमें कोई चेंजेस ना करे। बिल्कुल। तो जो यहाँ से सुझाव आए हैं उस पर अमलवारी होती है तो सोने के अंदर भी जो ये रोजगार है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ भारत को एक नई पहचान भी मिल सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना इतना आसान हो कि कोई भी बिना चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से आसानी से खुद दाखिल कर सके, ऐसा कहना है इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार का। देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से उन्होंने बजट उम्मीदों को लेकर क्या बातचीत की है। बजट को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या है उम्मीदें, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईसीएआई के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल जी। सर, इस वक्त जो बजट में किस तरह के आप लोगों ने रिकमेंडेशन वित्त मंत्री को सौंपी है और क्या आप लोगों को उम्मीदें हैं इस बार बजट में क्या हो सकता है अगर इनकम टैक्स के फ्रंट पे देखें तो? प्री बजट मेमोरेंडम एवरी ईयर द इंस्टीट्यूट गिव टू द मिनिस्ट्री, और आज जो बजट 2 दिन के बाद आने वाला है तो हमने भी अपने सजेशंस काफी दिए हैं और होपफुली सम सजेशंस आर वेरी इनोवेटिव। लाइक हमने कपल फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करी है, हमने सस्टेनेबल फाइनेंस में जो टैक्स एग्जम्पशन है उसकी बात करी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेप्रिसिएशन कम हो उसकी रेट अलग हो उसकी हमने बात करी है, कैसे विमेन एम्पावरमेंट का एजुकेशन में उसको लोन मिले उसकी हमने बात करी है, और लिटिगेशन जो कम हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि इनकम टैक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो सकता है वो भी आ जाए, हमने सजेशन दिए हैं। ये सारी चीजों को हमने उसमें सजेशन में दिया है। इंडिया में टैक्स जो अभी लोग दे रहे हैं 9 करोड़ पैन कार्ड, 9 करोड़ रिटर्न फाइलिंग में 1.5 करोड़ ही टैक्स देते हैं, उसमें इसकी इनलार्जमेंट कैसे हो, टैक्स रीच आउट कैसे और लोगों में जाए, इसके लिए भी हमने काफी सजेशन दिए हैं। तो होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग ए ग्रेट बजट, गुड बजट, एंड द वे द कंट्री इज ग्रोइंग उसके हिसाब से आज दिस इज द राइट टाइम टू एक्सीलरेट द ग्रोथ बाय हैविंग ए गुड पॉलिसी इन द कमिंग ईयर। अब आपको दिखाते हैं हमारी खास मुहिम मेरा बजट मेरी आवाज, और इसके तहत कुछ दर्शकों की तरफ से हमें बजट विशेष भेजी गई है। चलिए देखते हैं। There are going to be disruptions because of the US tariffs, whatever we may call their initiatives. The economy also needs to pick up in terms of employment. So I think government should do something which is pro-business, which can drive growth. There are 3 themes around which the budget, I think, needs to be, probably would be addressing. One is, I think, the public investment has to continue. So I think the infra investment, in the last few years, the things that have driven our economy are public government investments and consumption. So I would say the first, government investments need to continue in this budget. Second, I would say some effort needed on creating consumption surplus for consumption in the hands of the common person. So that will be areas like taxes and income tax, GST and things like that. So I think some of those areas need to be addressed. So maybe some relief on that front is the second axis, but that axis being consumption, how to improve consumption. And the third, I would say, is how to get private investment back in, some measures to drive confidence of the business houses and businessmen to invest more. I think that is the third axis on which the budget should be focused. I think consumption at the higher end, I don't think we should really worry about that. And certainly, I don't think India's rich and upper middle class need an incentive. But there has definitely been pressure on India's lower middle class and, folks at the bottom of the pyramid. And I would certainly hope that something can be done to provide them some sort of a relief, whether that's some kind of tax incentives, and there may be some things that can be done outside the budget as well. But anything that we can do for that segment, which can spur both taxation and spur both consumption as well as savings for that segment, I think would be great. एक AI स्टार्टअप के रूप में हमारी उम्मीदें अपकमिंग बजट से इनोवेशन को प्रमोट करना और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ को इनेबल करने पर है, जो 2030 तक
ग्लोबल इकॉनमी में 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का योगदान दे सकता है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि AI रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड फंडिंग और ग्रांट्स थोड़ी और ज़्यादा इंक्लूड की जाए, जो ग्लोबली हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि स्किलिंग में भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्किल्ड मैन पावर की काफ़ी कमी है। अराउंड 2 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल की कमी है। और मुझे लगता है कि भारत $5 ट्रिलियन इकॉनमी 3 साल में बन जाएगा और 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। ओवरऑल पब्लिक हेल्थ फंडिंग को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली पोस्ट कोविड, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बजट एलोकेट होना चाहिए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सपेंशन करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ताकि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबको एक्सेसिबल हो। अर्बन वर्सेस रूरल हेल्थ केयर डिस्पैरिटी, रूरल और अर्बन एरियाज हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बीच का जो गैप है उसको ब्रिज करना जरूरी है। रूरल एरियाज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज का एक्सेस इंप्रूव करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल बजट एलोकेट करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उनके बयान पर जवाब मांगा था। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बताया कि हरियाणा से दिल्ली आ रहा पानी इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है। 14 पेज के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने ये बयान दिल्ली में पानी की क्वालिटी के कारण लोगों की सेहत को जो नुकसान हो रहा है उसके संबंध में दिया था। केजरीवाल के जवाब पर चुनाव आयोग ने उनसे 5 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर पूछा है कि किस जगह यमुना में जहर की पुष्टि हुई है और कौन सा जहर हरियाणा सरकार ने यमुना में मिलाया है। साथ ही चुनाव आयोग ने केजरीवाल पर आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं देने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इन 5 सवालों के जवाब के लिए केजरीवाल को 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर केजरीवाल सफाई नहीं देते या फिर सबूत पेश नहीं करते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग का कबाड़ा कर दिया है। अगर वो राजनीति करना चाहते हैं तो खुद दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ लें। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। तो दिल्ली में यमुना में जहर को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। जनवरी सीरीज एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। आखिरी घंटे में बाजार में शानदार रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 227 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 86 पॉइंट की बढ़त ली। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर सीएनबीसी आवाज ने हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी से खास बातचीत की है। इस दौरान दिनशॉ ईरानी ने कहा कि बजट में कंजम्पशन बूस्ट से सेंटिमेंट सुधरेगा और साथ ही बजट में कैपेक्स पर भी नजर रहेगी। में एक और थोड़ा जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा एक और पुश दें कंजम्पशन को, तो
बड़ा ही पॉजिटिव लेगा मार्केट। पर हमें लगता नहीं कि आज की तारीख में इतना गवर्नमेंट के पास असला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर आज की तारीख में, तो इसलिए मे बी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट द फैक्ट इज के यहां से एक तो डिमांड पिकअप होना चाहिए टू सस्टेन दिस रैली, जो हमें लग नहीं रहा आज की तारीख में। बजट में थोड़ा टैक्स स्लैब कम कर दिए या रेट्स कम कर दिए, सॉरी, और स्लैब्स बढ़ा दिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी बिग पॉजिटिव, नॉट ओनली फॉर कंजम्पशन बट बाजार का सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया वो होगा, आपका इम्पिटस होगा वहां पे। आईटी में हमने थोड़ा थोड़ा टॉप अप किया है, बिकॉज हमें लगा कि यहाँ पे पैनिक जो हो रहा है बेकार का पैनिक हो रहा है, कोई जरूरत नहीं थी उनको गिरने की जस्ट बिकॉज ट्रम्प आ गए। क्योंकि H1B का जो रिलायंस जो है अभी आज की तारीख में बहुत कम हो गया, तो ट्रम्प और क्या कर सकते हैं वहां पे। तो इसलिए हमें लगा कि ये सब सेक्टर्स में आपको आस्ते आस्ते टॉप अप करना चाहिए, और उल्टा हमारे फाइनेंशियल्स में भी जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं या जो सर्विसेज वाले सेगमेंट्स हैं वहां पे हमने थोड़ा टॉप अप किया है। अब आपको आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में बताते हैं। इन्फ्लुएंसर पर सेबी की सफाई के बाद क्या डिजिटल मीडिया पर मिलने वाली अनाप शनाप एडवाइस पर रोक लगेगी? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है। हमारा मकसद है आपको उन वैल्यूएबल इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना जिससे आप बाजार में बेहतर तरीके से निवेश कर सकें और सही फैसले ले सकें। इसी कड़ी में आज हम आपको समझाएंगे फिजिकल सेटलमेंट और उसके प्रभाव के बारे में। देखिए, फिजिकल सेटलमेंट का मतलब है कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैश में सेटल होने की बजाय एक्चुअल एसेट जैसे कि शेयर्स, कमोडिटीज या बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को डिलीवर किया जाता है। भारतीय शेयर बाजार में इंडेक्स तो कैश में सेटल होते हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में फिजिकल डिलीवरी होती है। इसका मतलब है कि वायदा एक्सपायरी के दिन अगर आपकी फ्यूचर्स पोजीशन ओपन है तो आपको शेयर देने या लेने पड़ेंगे। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग्स हैं तो पूरे लॉट के पैसे देकर शेयर खरीदने होंगे। अगर स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस हैं तो सामने वाले को लॉट के बराबर के शेयर देने होंगे। ऐसा ही स्टॉक ऑप्शंस के साथ भी होता है। अगर आपने कॉल खरीदी है और एक्सपायरी के समय अगर 1 पैसे से भी इन द मनी हो गई तो पूरे पैसे देकर फ्यूचर्स के लॉट के बराबर शेयर खरीदने होंगे। वहीं पुट इन द मनी हुई तो आपको शेयर देने होंगे। फिजिकल सेटलमेंट के समय ट्रेडर को बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। फिजिकल सेटलमेंट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर प्रभाव डालता है। कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में जहां आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर फोकस करते हैं, फिजिकल डिलीवरी आपको अपनी पोजीशंस को केयरफुली प्लान करने के लिए फोर्स करती है। जब एक्सपायरी पास हो, डिलीवरी से बचना या डिलीवरी के लिए रेडी रहना एक की कंसिडरेशन बन जाता है। तो ट्रेडर्स के लिए फिजिकल सेटलमेंट सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी शेपिंग फैक्टर है। फिजिकल सेटलमेंट से बचने के लिए स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन वक्त रहते काट लेनी या रोल ओवर कर लेनी चाहिए। खासकर स्टॉक ऑप्शंस के अगर इन द मनी होने की संभावना हो तो एक्सपायरी के वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं CNBC आवाज और ग्रो की खास पहल, जिसमें हमारा मकसद है आपको उन वैल्यूएबल इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी के बारे में बताना जिससे आप बाजार में बेहतर तरीके से निवेश कर पाएं और फैसले ले पाएं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक्सपायरी स्टॉक और इंडेक्स को अलग अलग प्रभावित करती है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी एक बहुत जरूरी माइलस्टोन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है? आइए समझते हैं कैसे। पहले शुरुआत करते हैं स्टॉक ऑप्शन से। ये अलग अलग कंपनी के शेयर से जुड़े होते हैं। जब कोई स्टॉक ऑप्शन एक्सपायर होता है, ऐसे में या तो फिजिकल सेटलमेंट होता है जहां अंडरलाइंग शेयर्स डिलीवर किए जाते हैं, या आउट ऑफ द मनी होने पर वो किसी काम के नहीं रहते। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को एक्सपायरी के करीब अपनी पोजीशंस को सावधानी से मैनेज करने की जरूरत है ताकि उन्हें नुकसान ना हो।
अगर आप शेयर्स को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शायद आपको डेडलाइन से पहले अपनी पोजीशन को बंद या रोल ओवर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑप्शंस की। स्टॉक ऑप्शंस की तुलना में ये मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 पर आधारित होते हैं। एक्सपायरी पर इंडेक्स ऑप्शंस लगभग हमेशा कैश सेटल्ड होते हैं। शेयर्स डिलीवर करने की जगह सेटलमेंट में स्ट्राइक प्राइस और इंडेक्स की क्लोजिंग वैल्यू के बीच का अंतर पे करना या रिसीव करना होता है। एक और बहुत बड़ा अंतर कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रभाव में है। स्टॉक ऑप्शन में कंपनी स्पेसिफिक खबरों, आय या घटनाओं की वजह से उतार चढ़ाव देखा जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत इंडेक्स ऑप्शंस ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स को दर्शाते हैं, जो उन्हें कुछ मामलों में कम वॉलेटाइल बनाते हैं। इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शंस अक्सर एक फिक्स्ड स्केड्यूल पर एक्सपायर होते हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी साइकिल्स अलग अलग हो सकती हैं, तो एक्सचेंजेस और स्टॉक पर निर्भर करता है। इन अंतरों को जानने के बाद आप बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और एक्सपायरी पर मिलने वाले सडन सरप्राइजेस से बच सकते हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।